हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, अपने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने जाना था कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, जो है न्यूटन के लॉज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम न्यूटन के जितने लॉज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, न्यूटन ने टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, जो क्या करता है, जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यानी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है वो क्या है, और वो जो मोशन कर रहा है उसमें कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये पता चलता है हमें इन लॉज से। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो क्या करना चाहेगी, हमेशा रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहेगी। और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, मूविंग पोजीशन पे ही रहना चाहेगी, सेम डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड, जब तक कि उन पर कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना करें। यानी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका डेस्क होगा जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, तो उस पर कोई बुक रखी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बुक वहाँ पे रखी है वो कब तक वहाँ पे रह सकती है, तो आप कहेंगे कि हमेशा के लिए भी रह सकती है। जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी? नहीं, क्योंकि वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। क्योंकि वो रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। और जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो और एयर भी मौजूद ना हो, तो ऐसी जगह पे अगर हम किसी भी बॉल को रोल करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा रोल ही करता रहेगा। क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है, कोई भी एयर नहीं है, तो उस पर क्या है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो वो बॉल हमेशा उसी सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड के साथ रोल करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये था बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। तो अब ये इनर्शिया क्या है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो अब बच्चों हम जानते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। तो ये बच्चों जो प्रॉपर्टी है वो हर बॉडी में पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो रेजिस्ट करती है चेंज को। कि अगर हाँ क्या है, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो चाहेगी कि हमेशा रेस्ट पे रहे, और अगर मोशन में है तो वो चाहेगी हमेशा मोशन में रहे। तो वो क्या करेगी, जो भी उस पर फोर्सेस अप्लाई होंगे उनको रेजिस्ट करेगी। और जो बच्चों ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, वो किस वजह से होती है, जो बॉडी का हमारा मास होता है उस वजह से होती है। यानी कि जो बॉडी का मास होगा वो जितना ज़्यादा होगा, उसमें जो ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 टेबल हैं, एक का साइज़ क्या है, छोटा है, और एक का साइज़ यानी कि जो मास है वो बड़ा है, और एक का मास छोटा है। तो अगर आपको बोला जाए कि कौन सा टेबल आप इजीली मूव कर सकेंगे, तो आप जिसका मास कम होगा यानी कि जो छोटा टेबल होगा उसको चूज़ करेंगे, क्योंकि उसका क्या है, मास कम है, तो उस पर हम इजीली फोर्स को अप्लाई करके उसका जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो
बड़ा टेबल होगा उसका क्या होगा, मास ज़्यादा होगा, तो उस पर हम फोर्स तो अप्लाई करेंगे लेकिन जो उसका स्टेट है उसको ईजिली हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा इनर्शिया, जो कि हर एक बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। जो क्या करता है, ये एक टेंडेंसी है जो रेजिस्ट करता है चेंज को, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहे और मोशन में है तो मोशन में ही रहे। और ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये क्यों होती है, जो हमारी बॉडी का मास है उस वजह से होती है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी। आगे बच्चों हम जानते हैं काइंड्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के दो टाइप्स से, फर्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और सेकंड है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये क्या होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमें पता चलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, ताकि जो उसका स्टेट है वो चेंज हो सके। और यही बच्चों जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, वो हमारा कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। और यही जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, वो कहलाती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्ज़ाम्पल है बच्चों, जैसे आप में से बहुत लोग स्कूल कैसे जाते होंगे, बस से जाते होंगे। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बस में चढ़े और आप क्या है बस में हैं, तो जैसे ही जो हमारी बस होती है वो रेस्ट पोजीशन से मोशन में जाती है, हमारी जो बॉडी है वो क्या जाती है, पहले बैकवर्ड जाती है और फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आती है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट होता है, यानी कि जो हमारे पैर हैं, वो तो बस के कांटेक्ट में होते हैं, और जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट होता है वो किस पोजीशन पे होता है, वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, तो जैसे ही बस चलना शुरू करती है तो हमारी जो लोअर बॉडी है वो तो क्या चाहती है कि वो मोशन में जाए, लेकिन जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। क्योंकि हमने अभी देखा ही कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट पे ही रहे, उसको मोशन ना करना पड़े। तो हमारा जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, लेकिन लोअर बॉडी तो मोशन में जाना चाहेगा। तो क्या होता है कि जो हमारी लोअर बॉडी है वो फॉरवर्ड जाना चाहती है बस के मोशन के साथ, और जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पे रहना चाहेगी। और जैसे ही बस हमारी चली, हमारा जो लोअर का पार्ट है वो बस के साथ मोशन में जाने लगा और अपर पार्ट रेस्ट पे ही रहा, और धीरे धीरे वो पीछे की ओर जाने लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे भी मोशन में जाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी पीछे जाती है, और जब हमारी बॉडी को रियलाइज़ होता है अपर पार्ट को कि नहीं उसको मोशन में जाना है, तो वो फिर क्या करती है, आगे की ओर आती है, और हमारा जो पोजीशन होता है वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे हमारी जो अपर बॉडी है वहाँ पे क्या वर्क कर रहा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम बच्चों समझते हैं। जैसे कि कैरम हम सभी लोग खेलते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, जितने भी कॉइन्स होते हैं कैरम की उनको हम पाइल अप करते हैं और सेंटर में रखते हैं, और जो हमारा स्ट्राइकर होता है उसकी हेल्प से हम जो बॉटम में कॉइन्स होती हैं उनको हिट करते हैं। और जैसे ही हम हिट करते हैं क्या होता है कि जो बॉटम की कॉइन्स होती हैं उन पे जब फोर्स से हम हिट करते हैं
तो वो अपना जो स्टेट है उसको चेंज करती हैं। लेकिन बच्चों जो रिमेनिंग कॉइन्स होती हैं उन पे क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क करता है। और जैसे ही बच्चों जो हमारी बॉटम की कॉइन्स होती हैं वो मूव कर जाती हैं, तो जो रिमेनिंग कॉइन्स होती हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या वर्क करता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि जो कॉइन्स जो है ऊपर है, रेस्ट पे हैं, वो क्या चाहेंगी कि वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पर ही रहें। तो ये था हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आगे हम जानेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। तो बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में हमने एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से समझा। अब हम जानेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होगा कि जो एक बॉडी है वो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी और उसी स्पीड से और सेम डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके स्टेट को चेंज ना किया जाए। और यही जो बच्चों प्रॉपर्टी है बॉडी की, वो कहलाती है हमारी इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या था कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको मोशन में ना लाया जाए। और इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है कि हमारी एक जो बॉडी है वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रेस्ट पोजीशन पे ना लाया जाए। तो बच्चों इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे बच्चों आप सभी लोग साइकिल तो चलाते ही होंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, पैडल पे हम फोर्स लगाते हैं तब जाकर हमारी जो साइकिल है वो चलती है। लेकिन आप सभी ने नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, पैडलिंग करना बंद कर देते हैं, तो भी हमारी जो साइकिल होती है वो तुरंत नहीं रुकती है, कुछ दूर जाने के बाद ही वो रुकती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों इसके पीछे का रीज़न ये है कि पैडलिंग स्टॉप करने के बाद भी हमारी साइकिल जो होती है वो मोशन में रहती है, क्योंकि उस पर वर्क करता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है, मोशन में है, तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इसीलिए बच्चों हमारी जो साइकिल है वो हमारे पैडलिंग स्टॉप करने के बाद भी चलती है, क्योंकि वो किस स्टेट में है, मोशन में, और उसको रोकने के लिए हमें लगाना होगा एक्सटर्नल फोर्स। तो इस समय हमारा कौन सा फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन का फोर्स। और जैसे ही हमारे साइकिल पे फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाती है वो धीरे धीरे चलना बंद कर देता है और मोशन से रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो बच्चों इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल ये भी है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन चलती हुई बस या ट्रेन से जंप करता है तो वो गिर जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बच्चों जब वो बस या ट्रेन के इनसाइड है, अंदर है, तब तो उसकी पूरी बॉडी जो है मोशन में है। लेकिन जैसे ही उसने जंप किया और उसका जो लोअर पार्ट है यानी जो उसके पैर है वो जैसे ही ग्राउंड से टच हुए तो वो किस पोजीशन पे चले गए, रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन जो अपर पार्ट है वो अभी भी किस में है, मोशन में है। किस वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और इससे क्या होता है, जो बॉडी हुई वो डिसबैलेंस हो जाती है और हम जो होता है उसी डायरेक्शन में गिर जाते हैं जिस डायरेक्शन में जो हमारी ट्रेन है या बस है वो जा रही होती है। ठीक है, तो इसको बच्चों अवॉइड करने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जैसे ही जंप करते हैं वो तुरंत रुकते नहीं हैं, वो क्या करते हैं उसी डायरेक्शन में कुछ देर के लिए रनिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करके अपनी बॉडी को क्या करते हैं, रेस्ट पोजीशन पे लाते हैं। तो वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो गिरने से बच जाए और उनकी बॉडी जो हो वो डिसबैलेंस ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये जाना बच्चों हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। अब हम जानते हैं नेक्स्ट न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। तो आगे आता है हमारा लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या है।
तो बच्चों हम मानते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, और उन दोनों का जो मास है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं और हमें उन दोनों बॉडीज़ को सेम टाइम पे रेस्ट पोजीशन पे लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को अप्लाई करना होगा। तो बच्चों जिस बॉडी का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, और जिसका मास कम होगा उस पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास दो बॉडीज़ हैं, लेकिन इस बार क्या है, दोनों का जो मास है वो सेम है, बट जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। पहले में क्या था, जो मास था वो अलग अलग था, लेकिन जो वेलोसिटी थी वो सेम थी। अब क्या है, मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। अब हमें इन दोनों बॉडीज़ को रेस्ट पोजीशन पे लाना है एक सेम टाइम पे। तो हमें क्या करना होगा, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी यानी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसको रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए हमें उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उस पर कम फोर्स अप्लाई करना होगा। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है उसको हमें एक डेफिनेट टाइम पे स्टॉप करना है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी के मास पर और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। यानी बच्चों कि एक टाइम जो हमें दिया है, गिवन टाइम है, उसमें एक बॉडी को यानी जो मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप करने के लिए हमें कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मास एंड वेलोसिटी। और यही बच्चों हमारा कहलाता है लीनियर मोमेंटम ऑफ द मूविंग बॉडी। तो अगर हमें पता करना हो कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये उसके मास पे भी डिपेंड करेगा और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या है बच्चों, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। और इसको बच्चों हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जो लीनियर मोमेंटम होता है इसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और जो हमारा मास होगा उसको m से, और जो वेलोसिटी होगी उसको v से। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा इसको एक्सप्रेस करने का वो हो जाएगा हमारा स्मॉल p इज़ इक्वल टू m इंटू v, ठीक है। और ये बच्चों है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों जो हमारा फॉर्मूला आया P इक्वल टू M इंटू V, तो इस पे बेस हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिनको हम साथ में ही कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हमारा कि हमारी एक बॉडी है जिसका हमें मास दिया है 5 kg, और ये जो बॉडी है वो कैसी है, एक मूविंग बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और हमें इसका कैलकुलेट करना है लीनियर मोमेंटम। तो अभी हमने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा स्मॉल p इज़ इक्वल टू m इंटू v। यानी कि जब हम मास को मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी के साथ तो हमें पता चलता है अपना लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो बच्चों हमें मास दिया है वो कितना है हमारा, वो है हमारा 5 kg, ठीक है। और जो हमारी वेलोसिटी है वो कितना है, वो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें पता करना है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल टू m, जो है हमारा 5 kg, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी के साथ जो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड।
तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10। और हमें पता ही है कि जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सॉरी उसका एसआई यूनिट क्या है, वो है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लीनियर मोमेंटम जो कितना है हमारा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो मास था बॉडी का वो कितना था 5 kg, वेलोसिटी थी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। और इससे हमने पता लगा लिया कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो लीनियर मोमेंटम है एक बॉल का जिसका जो मास है वो कितना है 50 ग्राम और इसका जो मोमेंटम है वो कितना है 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और हमें पता करनी है वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो हमें पता करना था लीनियर मोमेंटम और यहाँ हम पता करेंगे वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो मास का यूनिट है वो तो किस में दिया है ग्राम में, लेकिन जो लीनियर मोमेंटम है वो दिया है किलोग्राम में। तो सबसे पहले हमें दोनों का जो यूनिट है वो सेम करना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जो मास हमें ग्राम में दिया है उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 50 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/20 kg। तो ये क्या आ गया हमारा मास। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, तो जो हमारा मास गिवन है वो कितना है 1/20 और जो हमारी लीनियर मोमेंटम है यानी कि जो P है वो कितना है 0.5। ठीक है, और हमें पता करनी है इसकी वेलोसिटी। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 0.5 और ये किसके बराबर हो जाएगा मास का 1/20 और इसमें इंटू कर देंगे हम वेलोसिटी जो हमें पता करनी है। तो बच्चों ये जो हमारा 0.5 है उसको हम 5/10 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/20 इंटू V। तो ये जब हमारा 1/20 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/10। ठीक है, और इसमें हम इंटू कर देंगे किसका 1 और ये 20 हमारा ऊपर हो जाएगा। तो ये बच्चों 10 से ये 20 डिवाइड हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड और ये क्या आ गई हमारी वेलोसिटी। तो जो हमारी वेलोसिटी थी वो कितनी आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था लीनियर मोमेंटम और मास दिया था, फिर इसके यूनिट को हमने चेंज किया और फिर हमने फॉर्मूले पर रखकर अपनी जो वेलोसिटी है वो पता कर ली जो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक बॉल है जिसका हमें मास दिया है 8 ग्राम और जो मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ जो है हमारा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड और हमें कैलकुलेट करना है इसका मोमेंटम इन एसआई यूनिट। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा मास है वो किस में दिया है ग्राम में और जो वेलोसिटी है वो दी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यानी कि ये जो दोनों हमें दिए हैं वो तो CGS यूनिट है लेकिन हमको पता करना है SI यूनिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं SI यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मास होगा
वो हो जाएगा 8/1000, जो हमारा आ जाएगा 2/250। ठीक है, और ये हमारा किस में आ गया, केजी। अब हमें पता करनी है वेलोसिटी। तो जो बच्चों हमारा वेलोसिटी है वो हमें दिया है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो ये हो जाएगा 50/100, जो हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारा 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम मोमेंटम इससे हम पता कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, P = m × v। तो यहाँ पे जो हमारा m है वो कितना है, 2/250, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से, जो है हमारा 1/2। तो ये हमारा 2 से जो 2 है वो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/250, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.004 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आ गई हमारी मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम, जो कितना आया, 0.004 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, जो किस पर बेस्ड था, हमारा इनर्शिया पे। फिर हमने उसके बारे में डिटेल में जाना, और जाना न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में, जो किस पर बेस्ड है, हमारा लीनियर मोमेंटम, और उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है, और सेकेंड लॉ में भी हम उनको जानेंगे, और जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।